हुमायूं के मन में शेरशाह सूरी का डर इतना ज़्यादा बैठ गया था कि वो शेरशाह सूरी के मरने के 10 साल बाद उन्होंने भारत के अंदर कदम रखा था। ये किसी छोटे बच्चे की ही कब्र है जो उनके फैमिली या उनके वंश जिधर देखेंगे वहाँ पे कब्र ही कब्र देखने को मिल जाएगी। सबका मेरे एक और नए ब्लॉग में, और अभी मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ दिल्ली का ताजमहल। अपने आगरा के ताजमहल के बारे में ज़रूर सुना होगा, लेकिन क्या आपको पता है दिल्ली के अंदर भी एक ताजमहल बनाया गया है। और ये जो है ये इसका आप कह सकते हो इसका एक अपडेटेड वर्जन है जो आगरा में बनाया गया है, इसकी तर्ज पे बनाया गया है। अभी मैं हूँ हुमायूं किले के बाहर वाले हिस्से में, इसके मकबरे के बाहर हूँ और चलता हूँ अंदर, फिर आपको दिखाता हूँ। ये जो मकबरा है ये जाना जाता है मुग़लों का सबसे आलीशान मकबरा के नाम से जाना जाता है। और भारत में फिर इसके बाद जितने इमारतें बनाई गई, जितने मकबरे बनाए गए, सब इसी के आधार पर बनाया गया है। और इसमें सबसे ज़्यादा जो फेमस हुआ वो है आगरा का ताजमहल। और ये है इस मकबरे के अंदर जाने का रास्ता। इस मकबरे के अंदर जाने के लिए 2 गेट हैं। ये जो पहला गेट है इसे पश्चिमी गेट बोला जाता है, और कुछ इधर आपको इस साइड दिख जाएगा। दूसरा गेट जो उत्तरी गेट है उससे शाही परिवार आया करते थे, हुमायूं के फैमिली के आदमी। और जो टूरिस्ट के लिए है ये गेट ओपन किया है। आप देख सकते हो ये पूरा गेट जो है इसकी ऊंचाई 16 मीटर है। और अभी हम चलते हैं इसके अंदर वाले हिस्से में, फिर आपको दिखाते हैं वो मकबरा। मैं मकबरे के अंदर आ गया हूँ। कुछ मेरे पीछे आप देख सकते हो पश्चिमी गेट के जरिए से जिससे मैं अंदर आया हूँ। और जैसे ही अंदर आएंगे आपको दिख जाएगा दिल्ली का ताजमहल, या आप इसे हुमायूं का मकबरा कह सकते हो। और भारत में ऐसा कोई भी मकबरा नहीं है। भारत का पहला एक मकबरा है जो इस विशिष्ट शैली के आधार पर बनाया गया है। और जब इस मकबरे का निर्माण किया गया तो इसी के आधार पर, इसी शैली के आधार पर और मकबरों का निर्माण किया जाने लगा मुग़लों के शासनकाल में। और जो सबसे ज़्यादा प्रचलित हुआ वो है सफ़ेद संगमरमर से बना आगरा में स्थित ताजमहल, जो इसी के शैली के आधार पर बनाया गया है। एक तरीके से आप उसको कह सकते हो इसी का एक वो अपडेटेड वर्जन है। और ऐसा पहली बार हुआ था जो बहुत ही बड़े स्तर पे, बहुत ही बड़ी तादाद में लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग करके किसी इमारत को बनाई गई हो, वो ये मकबरा है। और ये मकबरा जो पूरा बना हुआ है ये 120 वर्ग फुट की चबूतरे पे बना हुआ है। और इसकी जो हाइट है, ऊंचाई है, वो 47 मीटर के करीब है। और उस टाइम जो बनाने का खर्चा आया था इसको लगभग 15 लाख के आसपास आया था। और बात ये है 1993 को जब यूनेस्को के द्वारा इसको एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस मिला, यूनेस्को ने इसको एक विश्व धरोहर स्थल के रूप में चयनित कर लिया। इस पूरे मकबरे के अंदर 150 कब्रें बनाई गई हैं, जिनमें हुमायूं और उनकी बेगम सहित दारा सिकों और कुछ छोटे बच्चों, उनके परिवार के सदस्यों, उनके पूरे वंशजों की कब्रें बनाई गई हैं। और यहाँ के शिलालेखों में जो कब्रों का उल्लेख किया गया, जिक्र किया गया, केवल 100 कब्रों का जिक्र किया गया है। और अगर इसकी जानकारी आप नेट से कहीं, हिस्ट्री से कहीं निकाल के पढ़ेंगे तो उनमें जो कब्रों का जिक्र किया गया वो टोटल 150 कब्रों का जिक्र किया गया। और अभी मैं आपको उन कब्रों के पास ले चलता हूँ। और उनके पास ले जाने से पहले जान लेते हैं यहाँ की कुछ हिस्ट्री के जो हुमायूं से जुड़े हुए हैं। जितनी शानदार ये आपको इमारत दिख रही, जितना शानदार ये मकबरा दिख रहा हुमायूं को, उतनी ही बदनसीब ज़िंदगी थी हुमायूं की। और 22 वर्ष की आयु में हुमायूं यहाँ की गद्दी पर बैठ गए, लेकिन उस टाइम वो पूरी तरह अनुभवहीन थे। और उनका शासनकाल यहाँ पर ज़्यादा दिनों तक नहीं चला, केवल उन्होंने यहाँ पर 10 वर्ष तक शासन किया। उसके बाद उनका सामना शेरशाह सूरी से हुआ। और हुमायूं को गंगा नदी के किनारे एक शिविर हुआ करता था जिस पे अफ़गानियों ने आधी रात को हमला कर दिया था। जो हुमायूं के सैनिक थे या तो शेरशाह सूरी के तीरों के से शिकार हो गए, या तो यहाँ अपनी जान बचाकर गंगा नदी में कूदकर उन्होंने अपनी जान दे दी। और ख़ुद हुमायूं यहाँ से भागते नजर आए। और हुमायूं फिर उसके बाद इन्होंने अपनी सेना इकट्ठा करने के बाद कन्नौज में दोबारा युद्ध की शेरशाह सूरी से, जिसके बाद फिर से इनको वहाँ बुरी तरह हार कर सामना करना पड़ा। और वहाँ से हारने के बाद इनको दर दर भटकने लगे और इनको अफ़ीम की लत लगे। अफ़ीम के नशे में इतना ज़्यादा चूर हो गए थे, इधर उधर भटक रहे थे। और यहाँ से भटकते हुए सीधा सिंध गए। और सिंध में इन्होंने कुछ वर्षों तक शरण ली। और शरण लेने के बाद वहाँ अमीना बानो से निकाह इन्होंने किया वहाँ पे। और निकाह करने के बाद कुछ वर्षों तक वहाँ पे स्पेंड किए, कुछ वर्षों तक अपना टाइम बिताया। उसके बाद यहाँ से वो अपने पत्नी और बड़े बेटे अकबर को छोड़कर वहाँ से काबुल चले गए, काबुल जहाँ बाबर की कब्र बनी हुई है। और काबुल के मन में शेरशाह सूरी का डर इतना ज़्यादा बैठ गया था कि वो शेरशाह सूरी के मरने के 10 साल बाद उन्होंने भारत के अंदर कदम रखा था। और उन्होंने काबुल से अपनी एक नई सेना का गठन किया। और गठन करने के बाद यहाँ भारत में आए। भारत में आने के बाद जो शेरशाह सूरी के उत्तराधिकारी थे उन पर हमला किया और फिर से अपने इस पूरे मकबरे पर कब्जा कर लिया, अपना इस पर पूरा आधिपत्य बना लिया। और लेकिन उनका ये शासन ज़्यादा दिनों तक नहीं चला। कहा जाता है कि जितने बदनसीब हुआ करते थे हुमायूं, क्योंकि लाल किले में उनकी एक फेमस प्लेस हुआ करती थी दीनपना, जहाँ वो अक्सर जाया करते थे। उनके उस किले को ध्वस्त करके शेरशाह सूरी ने एक नए
किले का निर्माण कर दिया, जिसे आज पुराने किले के नाम से जाना जाता है। इस मकबरे के अंदर आ गया हूँ। इस मकबरे के ऊपर जहाँ पे वो कब्रें बनाई गई, वो दफनाए गए हैं, वो 150 कब्रें बनाई गई, इनमें छोटे बच्चों की कब्रें हैं। आपको पहले कुछ तरह से यहाँ का नीचे का नज़ारा देख सकते हो, जो हरियाली बाग है। और ये जो मेरे पीछे हरियाली बाग दिख रही है, और ये जो फाउंटेन लगे हुए हैं, जो ये नदी दिख रही है, जो छोटी छोटी नहरें बनाई हैं जिनमें यमुना नदी का पानी आता था, बेसिकली उनको इसलिए बनाया गया था। जो इनका उल्लेख है वो कुरान की 4 आयतें जो हैं उनमें इनका उल्लेख किया गया है, इस आलीशान बाग का और इस जन्नत की नहर का उल्लेख किया गया है। और उस ज़माने में मोस्टली जो किला बनाया जाता था, जो इमारतें बनाई जाती थी, वो लगभग मोस्टली यमुना नदी के किनारे बनाई जाती। जैसे दिल्ली का पुराना किला देख लीजिए, वो भी यमुना नदी के किनारे पे बनाया गया है। और उसके बाद ये हुमायूं का मकबरा, ये भी यमुना नदी के किनारे बनाया गया। और इसी प्रकार आप आगरा में स्थित ताजमहल को देखेंगे, वो भी यमुना नदी के किनारे बनाया गया है। इन इमारतों को, इन किलों को यमुना नदी के किनारे पे बनाने का एक ख़ास पर्पज़ ये था, जिससे पानी की आपूर्ति को पूरा किया जा सके, और जो गर्मी लगती थी उन नदियों के सहारे से इन किलों में, इन इमारतों में छोटी छोटी नहरें बनाकर इनमें पानी लाया जाता था, जिससे इस पूरे वाले भाग को, पूरे वाले एरिया को ठंडा रखने में मदद करती थी। कुछ इस तरह से दिख जाएगा, अभी आपको ये दिख जाएगा, ये छोटी छोटी नालियाँ बनी गई हैं। और इनका नालियों का और इस बाग का जिक्र कुरान की आयत में किया गया है, उल्लेख किया गया है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ वो कब्र हुमायूं की, और उनकी जो 2 बेगम थी, जो हुमायूं की 2 शादी हुई थी। एक का नाम अमीना बानो था, एक का नाम अर्नब देव रुखर था। तो चलिए मैं दिखाता हूँ इस किले का मेन स्ट्रक्चर ऊपर वाला, जिसके अंदर कब्रें बनाई गई। और बाहर की तरफ आप देख सकते हो, ये किसी की कब्र बनाई है, ना तो इस पर किसी से लेख को लिखा गया है, ना तो कोई इसका जिक्र किया गया है। किसकी कब्र, शायद उनके वंशजों की। इधर भी आप देख सकते हो, ये कब्र बनाई गई है। ये अंग्रेज़ आए हैं, वो अंग्रेज़ क्यों आए हैं। और ये आप देख सकते हो, वाइट मार्बल से इन कब्रों को कवर किया गया है। इधर कब्र बनाई गई। इधर आप ये देख सकते हो कि ये छोटे बच्चे की कब्र देखने को मिल जाएगी। इधर भी ये देख सकते हो, ये जो कब्र है, ये किसी छोटे बच्चे की ही कब्र है, जो उनके फैमिली या उनके वंशजों में है। और ये भी यहाँ पे 2 कब्र देखने को मिल जाएगी। हालांकि इसका कोई प्रमाण नहीं है कि ये कब्र किनकी हैं, लेकिन ये कब्र बनाई गई क्योंकि यहाँ पे कोई भी शिलालेख नहीं है जिससे पता चल सके ये कब्र वाकई में है किसकी। और इधर आपको चारों तरफ जिधर देखेंगे वहाँ पे कब्र ही कब्र देखने को मिल जाएगी। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। और यहाँ पे ये मेन बिल्डिंग में तो बनाई गई, जगह जगह पे रूम में हर एक कक्ष में आपको कब्रें देखने को मिल जाती। लाइन से देख सकते हैं, यहाँ पे भी कब्रें बनाई गई हैं, बहुत सारी 150 कब्रें बनाई गई हैं इधर। और चलता हूँ मैं अंदर वाले कक्ष में और दिखाता हूँ यहाँ जो उनकी बेगम और हुमायूं को जो मेन कब्र बनाई गई है उसको दिखाता हूँ। कुछ इस तरह से देख लीजिए, यहाँ से लाइन से कब्रें बनाई गई हैं। और इधर छोटे बच्चों की पूरी कब्रें बनाई गई, इधर बड़े आदमी की है, उनके वंशज, उनके रिश्तेदारों। और इसके अंदर जो मेन बिल्डिंग है, इसके अंदर कब्र बनाई गई हुमायूं की। चलिए दिखाते हैं आपको वो कब्र। और इधर आप देख सकते हैं, इधर हुमायूं की कब्र बनाई गई है। बादशाह हुमायूं की यही कब्र है। और ये देखिए फूल चढ़ाया गया है, और ये डेली फूल एक चढ़ाया जाता है उनकी याद में। ये है बादशाह हुमायूं की कब्र, कुछ इस तरह से दिख जाएगी। और हुमायूं की कब्र के अलावा आप इसका आर्किटेक्चर देख सकते हो, जो यहाँ पे बनाया गया है ऊपर की तरफ। कुछ इस तरह से इसका आर्किटेक्चर डिज़ाइन किया गया। और यही है हुमायूं की कब्र। और इसके अलावा उनकी जो दोनों बेगम का कब्र बनाया गया है। मैं चलता हूँ उधर, आप देख सकते हो जितने कक्ष हैं इसके अंदर सारी कब्रें बनाई गई। इस वाले कक्ष में भी बनाई गई, इस वाले भी कक्ष में कब्र बनाई गई। तो चलिए मैं दिखाता हूँ उनकी बेगम का कक्ष, जो वहाँ पे उनकी 2 कब्रें बनाई गई हैं। और ये है उनकी दोनों बेगम अमीना बानो और अर्नब देव रुखर का, जो दोनों कब्र बनाई गई है इस जगह पे है। यही है उनकी दोनों बेगम का कब्र, ये अमीना बानो की है और ये अर्नब रुखर देव का है। जो ये दोनों कब्र बनाई गई वो उनकी दोनों बेगमों का कब्र है। कुछ इस तरीके से इनकी कब्र देखने को मिल जाएगी। नहीं, दोनों की कब्र एक साथ में बनाई गई उनके जो दोनों। और जो हुमायूं की कब्र बनाई गई है वो यहाँ से मेन वाले गुंबद के नीचे बनाई गई है। यही है उनकी दोनों बेगम का कब्र। और चलिए चलते हैं अगले वाला कक्ष में दिखाएंगे, वहाँ पे भी कब्र बनाई गई है उनके वंशजों की। इस वाले कक्ष से होकर गुजरते हैं, शायद उनके वंशजों या उनके परिजनों की कब्र है।
कुछ इस तरीके से। इधर 3 कब्रों को बनाया गया है, 3 कब्रें हैं इसके अंदर। और यहाँ के हर एक कक्ष में जिधर भी आप जाएंगे हर एक कक्ष में आपको कब्रें देखने को मिलेंगी। और जो 2 कब्रें पहचान में आते हैं, एक हुमायूं की, एक उनकी दोनों बेगम की, और बाकी कब्रें पहचान में नहीं आते वो किसकी हैं। और यहाँ पे हर तरफ आपको जितने कक्ष दिखाई देंगे वहाँ पे उनकी कब्रें बनाई गई हैं, उनके परिजनों की, उनके वंशजों की कब्र बनाई गई हैं। जैसे आप ये वाला एरिया देख सकते हो, ये कक्ष यहाँ बनाया गया है, इसके अंदर भी कब्र बनाई गई है। और ये मेरे पीछे भी जो मैंने आपको दिखाया, देख सकते हो जितने भी कक्ष इसके अंदर बनाए गए हैं, किसी न किसी की कब्र बनाई गई है इसके अंदर। और हर एक रूम में, जो हर एक कक्ष में कम से कम किसी में 2, किसी में 3 ऐसे कब्रें बनाई गई हैं। और इधर भी आप देख सकते हैं जो वाला एरिया है, यहाँ अगर आपको दिख रहा हो, यहाँ पे भी कब्रें बनाई गई। यहाँ के हर एक एरिया के अंदर हुमायूं के मौत के बाद उनकी कब्र को पुरानी दिल्ली किले के अंदर दफनाया गया। और जैसे ही उनकी मौत के समाचार हेमचंद विक्रमादित्य के पास पहुँचे तो हेमचंद विक्रमादित्य ने इस पुराने किले पर आक्रमण करके अपना पूरा कब्जा कर लिया। और जो हुमायूं के भागते हुए सेना थे, उन्होंने हुमायूं की कब्र को यहाँ से उखाड़ लिया। उखाड़ने के बाद कभी पंजाब के सिरहिंद, कभी गंधार, कभी ऐसे अन्य जगहों पर लेके जाया करते थे। उनको डर था कि कहीं विक्रमादित्य उनकी कब्र को कोई नुकसान ना पहुंचा दे, इसलिए अपनी वहाँ से कब्र को उखाड़ के लेके चले गए थे। और लगभग 15 वर्षों तक उनकी कब्र को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके टहलते रहे। फिर उनके पुत्र अकबर के द्वारा इस पूरी जगह पे विजय प्राप्त करने के बाद यहाँ पे उनकी एक अस्थाई कब्र बनाई गई 16 वर्षों के बाद। जो उनकी पत्नी थी अमीदा बानो बेगम ने यहाँ पे 1565 ईस्वी से 1572 ईस्वी तक इस विशाल मकबरे का निर्माण कार्य करवाया। और करवाने के बाद यहाँ पे उनकी एक अस्थाई कब्र बनाई गई, फिर उसमें उनको दफनाया गया। वो कहते हैं कि ना, जब तक वो जीवित थे हुमायूं, तब तक दर बदर की टोकरें खा रहे थे, और मरने के बाद भी उनकी कब्र को एक अस्थाई जगह नसीब नहीं हुई। 16 सालों तक एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटकते रहे उनकी कब्र। कुछ ऐसे बदनसीब थे यहाँ के हुमायूं बादशाह।